हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो, हम लोग आते हैं अपने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस है। ऑक्सीजन से पहले हम लोग देख लेते हैं हेलोजन, ठीक है ना। थोड़ा सा एक चेंजेस है, बट डोंट वरी। अगर आपने हेडिंग लगा लिया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़े से उसे आप जो है कट कर दो और यहाँ पर आप हेडिंग लगा लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, टुवर्ड्स हेलोजन, ठीक है। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, है ना। हमने जब टाइम देखा तो लगभग उसमें 1 घंटा समथिंग 13 मिनट के आसपास का वो वीडियो हो गया था, तो इस वजह से उसको वहाँ पर छोड़ना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, समझते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है, यानी कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, वो अब किसके साथ रिएक्ट करेगी? वो रिएक्ट करेगी हेलोजन के साथ। हेलोजन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये रिएक्शन करेगा, यानी कि अगर वो रिएक्टिविटी अगर हम देख रहे हैं तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। चलो देखो, अब दो बातें समझना है यहाँ से हमेशा फिर से दो बातें होंगी क्या? अच्छा सर के में मतलब मेरे में हमेशा दो ही बातें होती हैं। एग्जैक्टली दो ही बातें हैं। देखो क्या, यहाँ से बेसिकली अब जब ये रिएक्टिविटी जो हम बात करेंगे, अगर ये फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड है तो बेसिकली जो फॉर्मेशन होगा वो दो तरीके का होगा। एक या तो हमारा बनाएगा EX3, या तो एक हमारा बनाएगा EX5। अब ये आपको मतलब समझ में आ रहा है क्या? EX3 और EX5 का मतलब समझ में आ रहा है। देखो, EX3 का मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। एक हमारा ट्राई हैलाइड्स बनाएगा नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करके, और एक हमारा बनाएगा पेंटा हैलाइड। क्लियर है ये बात? पेंटा हैलाइड्स, ओके। तो ये दो चीज़ें बनाएंगी नाइट्रोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करके। एक हमारा बनाएगा ट्राई हैलाइड और एक हमारा बनाएगा पेंटा हैलाइड, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ई का मतलब देखो क्या है? ई का मतलब हमारा जैसे हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb और एंटीमनी और बिस्मथ, ये हो गया। और ये जो X है, इस X का मतलब तो आपको पता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। देखो, अब इसको हम ई ही क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये हमारी जो नाइट्रोजन फैमिली है, यानी कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, इसको हम ई क्यों बोल रहे हैं? तो बेसिकली हमारे ये 5th नंबर पर, मतलब 5th नंबर कह लो, या 15 वाले पोजीशन पर आता है, दैट इज 5 वाले पोजीशन पर आता है ना। 1 2 3 4 5 जब चलोगी तो ABCDE, है ना, इसलिए हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ई का मतलब यहाँ पर क्या समझना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एक्स का मतलब ये तो आपको पता ही है। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन फैमिली में सभी जो एलिमेंट्स हैं, है ना, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और ये बिस्मथ, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। सभी के सभी, ये सभी के सभी जो है ना, हमारे क्या बनाएंगे? ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे। लेकिन पेंटा हैलाइड्स हमारा नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? आप मेरे को बता सकते हो क्या? गेस करो, मैंने आपको क्या बताया था? क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, मतलब नाइट्रोजन में जो d ऑर्बिटल्स होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। सो हमारा ये जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता, यानी कि NCl5 नहीं बना सकता, समझ रहे हो? NBr5 नहीं बना सकता, Ni5 नहीं बना सकता। तो ये सारी चीजें वो नाइट्रोजन नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन ट्राई हैलाइड बना सकता है, NCl3 बना सकता है, समझ गए? Br3 बना सकता है, सॉरी BCl3 बना सकता है, ओके सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम? एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब सॉरी, PCl3 बना सकता है, बी में हम चले गए, ओके सॉरी। तो नाइट्रोजन जो है वो हेलोजन, देखो ऐसे समझो, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड की बात करें तो ट्राई हैलाइड ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सब एक दूसरे से ट्राई हैलाइड बना लेंगे। लेकिन पेंटा हैलाइड में केवल और केवल ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन, तो ये पेंटा हैलाइड में नहीं बनेगा। चलो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी लिख लो, ये चीज़ें इस तरीके से लिख लो। चलो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ये चीज़।
देखो, तो हमने वही बात कही क्या कि यहाँ से आप ये बता सकते हो, ठीक है, इसको हम बाद में लिख लें, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राई हैलाइड की। ये तो हमने एक ओवरव्यू दे दिया, अब इसको समझ लेते हैं लिख करके, चीज़ों को लिख करके हम आपको समझा देते हैं। देखो, हमने कहा कि मेरे पास, हम पहले बात कर लेते हैं ट्राई हैलाइड्स की। ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। ट्राई हैलाइड्स में हमने कहा कि ट्राई हैलाइड्स का हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, EX3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब EX3 का मतलब क्या है कि इट फॉर्म्ड बाय ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के थ्रू बनेगा, है ना। अब देखो, अब जैसे इसका अगर हम थोड़ा सा, अगर शेप, कभी कभी इसका शेप भी पूछ लेता है, तो शेप आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इसका जो शेप होता है, यानी कि जो भी बनाएगा, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बना लिया NCl3 बना लिया, ठीक है, या मान लो PCl3 बना लिया, इस तरीके से बना लिया, तो इसका जो शेप होता है, ठीक है, इसका जो शेप होता है, इसका अगर हम बात करें अगर शेप की, जो जियोमेट्रिकल शेप होती है, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ ट्राई हैलाइड, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है आपको। मे बी रिगार्डेड एज पिरामिडल शेप में होता है ये, ठीक है, ये याद रखने वाली थोड़ी बात है। तो ये पिरामिडल शेप में होता है। पिरामिडल शेप मतलब वही है जिस तरीके से हमारा वो नहीं बनता था, मतलब अगर एग्जैक्टली तो देखो बना नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से वही चीज़ है जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे मतलब बताया था, यहाँ x और वहाँ देखो क्या लग गया था, वहाँ हमारे पास H लगा था, यहाँ पर X लग गया। X का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इस तरीके से ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, क्लियर है। और उसके पास तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना, क्योंकि इसको एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, तो 3 तो ऐसे दे दिए, बाकी इसके पास बचे कितने, 2 ही तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई हैलाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई हैलाइड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहले जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये बताया गया है आपकी बुक में कि अगर हम देखो, बेसिकली हम यहाँ पे, हमें जो है मेन हमारा फोकस ध्यान में रखना है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन अगर ट्राई हैलाइड्स बना रहा है, किसके साथ बना रहा है ट्राई हैलाइड्स, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। तो अगर नाइट्रोजन बात को समझना, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो, नाइट्रोजन जो है अगर इनके साथ मिल करके क्या बना रहा है, ट्राई हैलाइड्स बना रहा है, तो उसमें हमारा ये जो जैसे NCl3 बना, NBr3 बना, Ni3 बना, तो ये बहुत ही लीस्ट स्टेबल होता है, केवल और केवल NF3 को छोड़ करके। अब इसका रीज़न समझते हैं। तो मेरी बात समझ में आई, हमने ये कहा कि जो नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, एक्सपेक्ट NF3, ठीक है, NF3 को छोड़ करके ये सभी के सभी क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल, ठीक है, लीस्ट स्टेबल होते हैं। लेकिन जो NF3 होता है, ये जो NF3 होता है ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। अब इसके पीछे का हम लोग थोड़ा सा रीजन समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। देखो, रीजन है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा लिख लिया जाए क्या, इस चीज को बताओ, थोड़ा सा लिख लिया जाएगा। चलो देखो, तो हमने ये कहा कि भाई पहली जो प्रॉपर्टी है, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल, ठीक है, लीस्ट स्टेबल, while NF3
NF3 आर स्टेबल। ठीक, अब इसका रीजन समझते हैं। रीजन क्या है, समझ में आपको बात आ रही है ना? कितने अच्छे तरीके से ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो इसका हम लोग रीजन देखते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन ये बताया गया कि देखो, मान लो हमने कहा मेरे पास n है और मेरे पास x है। x में मान लो, जैसे मान लो मैंने कहा कि x में मेरे पास क्लोरीन हो गया, मान लो फ्लोरीन हो गया, और नहीं फ्लोरीन अभी नहीं, क्लोरीन हो गया, और ब्रोमीन हो गया, और मान लो आयोडीन हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, यानी कि ये NCl3 बनाया, और NBr3 बनाया, और NI3 बनाया। तो ये कहा गया कि इनकी जो साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। भाई देखो, नाइट्रोजन छोटा है, अब क्लोरीन की जो साइज होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ब्रोमीन की साइज और बड़ी हो जाएगी, आयोडीन की साइज और बड़ी हो जाएगी। तो ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइजेस, ठीक है, अब इनका जो बॉन्डिंग होगा वो अच्छे से नहीं होगा। कहाँ वो इतना बड़ा, कहाँ ये इतना नाइट्रोजन इतना छोटा सा, है ना? कहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कहाँ उनके बड़े बड़े साइजेस, कहाँ नाइट्रोजन बेचारा छोटा सा। तो जो बॉन्डिंग होगी ना वो अच्छी सी नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सेम वही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या मैंने कहा कि वाइल NF3 आर स्टेबल, हमें इसका रीज़न देना है, तो हम ये रीज़न देंगे। हम ये बोलेंगे कि बिकॉज कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे थे, मतलब बता रहे थे कि स्कूल में कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बिकॉज को बिकाउज बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो देखो, सो ओके, सो हमने कहा कि बिकॉज NX bond is weak ड्यू टू, क्यों वीक हो गया? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ N and X एटम। ठीक है, बट NF3 बनेगा इज स्टेबल होगा। NF3 क्या होगा? स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन साइजेस, है ना? स्मॉल डिफरेंस इन देयर साइज। भाई साइज छोटा है, इसलिए जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी। स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर साइज रिजल्टिंग जो भी कह लो, रिजल्टिंग स्ट्रांग NF बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो ये रीजन है कि हमारा जो नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो काफी ज्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट किसको? उसको ये NF3 को छोड़ करके। मेरा पता नहीं ध्यान कहीं चला जाता है, मतलब ध्यान कहीं और नहीं जाने का मतलब ये है कि मतलब नींद भी नहीं आ रहा है और सोना भी चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही। बड़ा अजीब होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। बट अभी मेरे को बनाने का मन कर रहा है वीडियो, तो हम अभी बनाएंगे। ठीक है, आपको मिलेंगी वीडियोस भर के मिलेंगी। चलो देखो आगे समझते हैं। देखो, अब यहाँ तक आपको बातें अगर समझ में आई, अगर हम आपसे ये चीज़ कहें कि ये हमारा नाइट्रोजन जो है, ठीक है, जितने भी हैलोजन के साथ ट्राई हैलाइड बना रहा है, नाइट्रोजन, ध्यान से केवल सुना भी, हम केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इस फैमिली में नाइट्रोजन एक ऐसा जो मेंबर है, एक ऐसा सदस्य है अपने फैमिली का, जो थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब तरीके की हरकतें जो है करता है, जिसको फैमिली वाले को समझ में नहीं आती। फैमिली वाले कह लो या हम बच्चों को कह लो, समझ में नहीं आती है। तो अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन, देखो अब क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। बात समझना, नाइट्रोजन के पास हम अगर ये कहें ना कि हमारा ये जो ट्राई हैलाइड्स होगा, थोड़ी सी बात यहाँ पे समझो आप, ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अभी, अदर एलिमेंट्स की नहीं, है ना? वर्ड्स पे देखो, वर्ड्स पे ध्यान दो। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज
बिहेव एज लुईस, बताओ कैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस या लुईस एसिड, लुईस एसिड, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है ना कि लुईस एसिड सॉरी 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 उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी लुईस बेस है, सॉरी लुईस बेस है ना। हमें पता है भाई लुईस बेस है मतलब क्या है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ट्राई हैलाइड्स है नाइट्रोजन का, वो हमारा एक लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा क्यों एक्ट करेगा, थोड़ी सी यहाँ पे बात समझना। अब यहाँ पे बहुत एक बड़ा गजब का भी एक कंफ्यूजन देखो क्रिएट होगा नाइट्रोजन और बाकी अदर मेंबर्स के लिए। ठीक है, ड्यू टू, अब कह सकते हो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है। अब देखो, अच्छा अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल कहाँ, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेंट्रल एटम यानी कि एन, सेंट्रल एटम यानी कि एन के पास जो है डी ऑर्बिटल नहीं, मैंने आपको बताया था ना डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अब जैसे इतने सारे हमारे पास हैं, जैसे कि मान लो पहले NF3 है, उसके बाद हमारा NCl3 है, उसके बाद हमारा NBr3 है, उसके बाद NAS3 है। ठीक है, AS3, अरे सॉरी AS कहाँ से ले लिया, Ni3 ले लो। ठीक है, अभी हम केवल नाइट्रोजन की बात करें। तो अब हम इसमें से आपसे कहें कि बचाओ इसमें से जो है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा और कौन सबसे वीक बेसिक होगा। चलो थोड़ा सा आप गेस करो, थोड़ा सा आपको गेस करना है। ठीक है, आप गेस कर लोगे, उसके बाद हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे। अगर आपका आंसर सही है या गलत है जो भी होगा, हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों माना गया, एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी चीज क्या है किसी भी चीज की, एक्सप्लेनेशन, कि उसको आखिर कैसे डिफाइन किया गया, किस तरीके से डिफाइन किया गया। देखो, तो ये हमने जो लिखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कई बच्चे, मोस्टली बच्चे इसको गलत किए होंगे। अब ऐसी बात है, हम भी पहली बार में गलत ही किए थे। देखो ऐसा क्या है, रीजन क्यों है, इसका रीजन आप समझो। ये बोल रहा है कि जो NF3 है वो NCl3 से क्या है, ज्यादा मतलब थोड़ा लेस बेसिक है। फिर NBr3 और ज्यादा बेसिक है, और Ni3 और ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं। हमने तो वहां पर पढ़ा था कि सर नाइट्रोजन, देखो भाई ये हमारा ये फ्लोराइड आयन है, F है, तो ये क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे ना ये चीजें। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहली बात तो हम किसकी देखते थे, हम N की देखते थे। क्लियर है, तो सभी के पास N है, सभी के पास N है, सभी के पास N है, सभी के पास N है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरीन की। अब देखो फ्लोरीन का क्या होगा ना, अब आपको ये पता है कि नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ बताओ बताओ, कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। जब फ्लोरीन ने नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच लिया, समझ गया क्यों, क्योंकि ये इसका भी साइज छोटा है, इसका भी साइज छोटा है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो खींच लिया। भाई फ्लोरीन क्या, हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके पास जो है ना इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी रहती है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब जैसे ही खींच रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या ये शेयर कर पाएगा या फिर ये डोनेट कर पाएगा, नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, खींच लिया तो कहाँ से डोनेट कर पाएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन के केस में। हमने कहा फिर से नाइट्रोजन है और फिर से हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का थोड़ा सा और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब भाई ऑब्वियस बात है, हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो क्लोरीन से क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो कि नहीं खींच पाएगा, यानी कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सिमिलरली NBr3 है, तो अब आ रही बात समझ में ना, NBr3 है तो N का मान लो उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा इन सभी का है, Br का थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा, क्लोरीन से ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है ब्रोमीन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नहीं खींच पाएगा। क्यों देगा, ये खींच नहीं पाएगा, यानी कि जो ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा। और हमने यही तो पढ़ा था कि जो आसानी से डोनेट कर दे अपने इलेक्ट्रॉन को, ये हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है।
आगे बात समझ में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो NF3 है वो वीक बेस है, उसके बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस बेस, लुईस बेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड, नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड। नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड का ये क्या है? एक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से देखना, अब नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी मेंबर है, जैसे वो फास्फोरस हो गया, वो आर्सेनिक हो गया, वो एंटीमनी हो गया, वो बिस्मथ हो गया। बिस्मथ तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं बनाता, बिस्मथ हो गया। तो ये सभी के सभी अब लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब इसका रीजन समझते हैं। यार देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पर चलो मेरी बात समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं एनामलस बिहेवियर। नाइट्रोजन शैतान मेंबर है अपने जो है अपनी फैमिली का। तो इसने जो है लुईस एसिड, इसने जो है लुईस बेस की तरह क्या कर दिया, अपने आप को ट्रीट करा दिया कि नहीं भाई देखो हम लुईस बेस है, और ये हमारी क्या होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के अलावा अदर देन जो भी हमारे एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस है और आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है। अब हम उनकी बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो जो नाइट्रोजन का जो ट्राईहैलाइड होगा वो कैसा होगा? वो हमारा एक लुईस बेस होगा। और किस फॉर्म में, किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में। याद रख लेना है इसको, आप इस चीज को कहीं आपको लिख लेना है, ठीक है? आप इसको बार बार पढ़ो। देखो ऐसा नहीं है यार कि एक बार आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, आपने चलो लिख लिया होगा ना, मिटा दिया जाए, ठीक है? एक बार आपने केमिस्ट्री पढ़ी और मस्त आप एकदम हो गया, वाह 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 मेरे को तो समझ में आ गया, वाह वाह वाह। 2 दिन बाद पूछेंगे सब गुल हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। जिस नोट से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको बार बार आप रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। और हाँ, नोट जरूर बनाते चलो यार, नोट्स जो है आप जरूर बनाते चलो। बहुत बड़ा ये चैप्टर है, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ये फंस गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम इसे फिनिश करें, लेकिन है ये बड़ा चैप्टर। तो अभी इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई नाइट्रोजन, वो सब वगैरह सारी चीजें, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये समझ में आया। अभी हम लोग ट्राईहैलाइड्स पर ही हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं ट्राईहैलाइड्स ऑफ अदर देन नाइट्रोजन। ओके, अब देखो वही बात मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताई कि हमारा जो ट्राईहैलाइड होगा, ट्राईहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है? बेसिकली हमारा जो इसके साथ जो हमारा फ्लोराइड होगा और जो क्लोराइड होगा, है ना, फ्लोराइड यानी कि F और Cl, वो हमारा बेसिकली एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड की तरह, ठीक है? तो ट्राईहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एक्ट एज लुईस एसिड। अब ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? ठीक है, देखो कैसे हो गया ऐसा चमत्कार। सबसे पहली चीज कि फॉस्फोरस जो है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इन सभी के लास्ट शेल में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है ना, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। तो जब डी ऑर्बिटल होता है तो जो भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, अच्छा लुईस एसिड का मतलब क्या है? लुईस एसिड का मतलब है कि क्या कर ले, जो अपने इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसी को तो हम लोग कहेंगे क्या? लुईस एसिड। तो इनके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये अपने उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जिनके बेसिस पर हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? हम इन्हें लुईस एसिड बोल रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि सिंपल ट्राईहैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आर एक्ट एज, सेंटेंस थोड़ा बना लेना, आर एक्ट एज लुईस एसिड। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बस इतनी सी बात है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो हमने कहा भाई मेरे पास PCl3 होगा, मेरे पास AsCl3 होगा और मेरे पास SbCl3 होगा। बेसिकली हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो इसमें से कौन ज्यादा हमारा जो है
सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखो जो फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस के साथ जो ट्राइक्लोराइड बनेगा वो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, उसके बाद ये और उसके बाद सबसे कम ये। अब थोड़ी सी फॉस्फोरस वाले की केवल कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई देखो दो मेन चीज़ें होती हैं, एक आपका नाइट्रोजन, एक आपका फॉस्फोरस। मान लो कि अगर फॉस्फोरस जो है फ्लोराइड के साथ बनाए PF3, फॉस्फोरस जो है क्लोरीन के साथ बनाए PCl3, फॉस्फोरस जो है ब्रोमीन के साथ बनाए PBr3, और फॉस्फोरस जो है आयोडीन के साथ PI3। तो बता दो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हो जाएगी। थोड़ा सा अपने कॉपी पर लिख लो, ये चीजें अपनी मतलब ये एरो एरो बना करके दिखाओ कैसे होगा। देखो अब हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारा एक एक्ट कर रहा है एज अ लुईस एसिड की तरह, तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम और ये उससे कम। देखो इसका रीजन सिंपल सा आप समझ सकते हो कि ऐसे समझ सकते हो कि हमारा जो PF3 है, इसको देखो ऐसे समझा दिया जाए कि भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो साइज तो सबकी यहाँ पर देखो P सभी के साथ P है, लेकिन अब यहाँ पर F3 है, तो F3 की साइज थोड़ी छोटी होती है, इनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग मतलब अट्रैक्शन होगा। ये थोड़ा सा जो है साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसमें समझ रहे ना बात, मतलब ये बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ऐसे डिक्रीज होगी PF3 से लेकर के PI3 तक। तो ये ओवरऑल हमने केवल और केवल बात करी अभी किसकी, ट्राई हैलाइड की बात करी है। नाउ हम लोग बात करते हैं पेंटा हैलाइड की। हेडिंग लगा लो, पेंटा हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दूसरा वाला ऑप्शन पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड्स। देखो पेंटा हैलाइड्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पेंटा हैलाइड का क्या हो गया, सिंपल EX5, समझ गए। पेंटा हैलाइड का मतलब क्या, EX5। आपको E का मतलब पता है, फिर से बताना पड़ेगा क्या, बता दो यहाँ पर E का मतलब फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। देखो बिस्मथ बहुत ही लिस्ट शो करता है और नाइट्रोजन तो करता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप ये रीजन बता दोगे कि नाइट्रोजन इस फैमिली में मतलब नाइट्रोजन क्यों नहीं आया, मतलब इस टाइप का बॉन्डिंग बनाने में नाइट्रोजन इंटरेस्टेड नहीं है, रीजन क्या है। तो हम ये लिख देंगे कि नाइट्रोजन, पेंटा हैलाइड वाले में ये चीज लिखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। रीजन बता सकते हो, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है, पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू absence of d ऑर्बिटल उसके लास्ट सेल में है ही नहीं, मतलब absence d है ही नहीं, मतलब 3 में पहुंचा ही नहीं वो, d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, पहली रीजन ये हो गई। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो अब हमारा जो पेंटा हैलाइड्स है, ठीक है ना, वो ट्राई हैलाइड से थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं। अब इसका रीजन समझते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीज बताई गई कि हमारी जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं, यानी कि जो EF5 होता है, EF5 हम डायरेक्टली EF5 लिख रहे हैं, सॉरी EX5 लिख रहे हैं। EX5 का मतलब समझ लेना, पेंटा हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन। देखो ये सब जो हम टॉपिक लिखवा रहे हैं ना, इसी का कॉज करके जो है एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पेंटा हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राई हैलाइड्स, समझ गया। तो यही सब सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, लेस स्टेबल देन ट्राई हैलाइड यानी कि EX3। अब इसका हम लोग रीजन समझते हैं। वाई पूछा है ना, ऐसा बोला है ना वाई, तो आपको बताना पड़ेगा भाई। तो पहला रीजन हम लोग रीजन इसका देखते हैं, रीजन नंबर फर्स्ट। इसके बेसिकली हम लोग 2 रीजन देंगे, एक ही रीजन में काम चल जाएगा, बाकी आप 2 रीजन दे सकते हो, अगर आप दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो पहली चीज क्या है कि आपको पता है, हम इसको पहले ऑक्सीडेशन वाले के हेल्प से देखो बताते हैं। अब आपको जैसे पता है कि आप जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, ठीक है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, याद है क्या, कि भूला। देखो
जब आप ग्रुप 15 वाले मतलब सॉरी ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ डाउन टू द जब आप ग्रुप जाते हो तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और +3 ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा तो पहला रीजन हमने क्या बताया कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group the stability of यही तो रीजन था, इसलिए हमारा जो बिस्मथ है ना लास्ट वाला वो पेंटाहेलाइड्स मतलब बहुत ही रेयर बनाता है, बहुत ही रेयर है ना, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। as we go down the group the stability of +5 ऑक्सीडेशन डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, while +3 ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज। ये बात समझ में आई आपको, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, इंक्रीजेज होगा। ठीक है, तो चाहो तो पहला रीजन ही छोड़ सकते हो। मान लो अगर आपको ये दूसरा रीजन मान लो आपको देना है, मान लो ये पहला रीजन आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, दूसरा रीजन क्या है बता सकते हो? दूसरा रीजन क्या है? देखो दूसरा रीजन बहुत आसान है ना, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज अगर इंक्रीज होगी यानी कि EX बॉन्ड जो होगा उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि एज साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ये बात सही है। द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ EX, ये एक दोनों का कंपैरिजन करके बताया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ EX बॉन्ड डिक्रीजेज। ठीक है, साइज बड़ी होने की वजह से जो EX बॉन्ड के बीच का E और X के बॉन्ड का मतलब E और X के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक से रीजन थोड़े से आपको देखो याद भी रखने हैं, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी हमने उनको आपको एक्सप्लेन किया, अब कुछ बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में भी रखनी है ना, नहीं तो ये जो है ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू। कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता है, मतलब देखो क्या ही बताएं, छोड़ो जाने तो, इस बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, हमने कई बार भी बात करी है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन कर लिया है। नाउ हमारा एक टॉपिक थोड़ा छोटा सा और बचा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो उस वाले को हम लोग अगले वाले टॉपिक में कर लेंगे। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।